दीपक वोरा साहब, कौन सच बोल रहा है? ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के तौर पर मैं देख रहा हूं। शहजाद जो कह रहे हैं उसमें फैक्ट्स हो सकते हैं क्योंकि वो सरकार का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन अनुमा जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूं। मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान लोग इस समय मौजूद हैं और उनसे बहुत कुछ सीखने को मन करता है। आपसे तो हमेशा सीखता हूँ। यू आर आउटस्टैंडिंग। अब मैं सर उदयपुर में हूँ इस समय, और यहाँ पर एक ग्रुप है राष्ट्रीय मंथन, तो उनके कुछ लीडर्स के साथ मैं बात कर रहा था अभी अबाउट 10 मिनट्स अगो जी। वो कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं है ऑफ गैस सिलेंडर, ना कमर्शियल ना डोमेस्टिक, ना पेट्रोल की कोई शॉर्टेज है। और ये कहते हैं कि पूरे राजस्थान में उन्होंने देखा है कि कोई शॉर्टेज नहीं है, और अगर कहीं पे थी इक्का दुक्का, वो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, होर्डिंग खोलने की कोशिश कर। ये पहली चीज सर। दूसरा, आपने अभी जिक्र किया है, मैंने मैडम को सुना था, मैडम से मैं मिला नहीं हूं, वो कह रही थी कि हमने पहले जब नॉन अलाइन थे हमने मध्यस्थता की थी। मैडम, कौन सी मध्यस्थता की थी? मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, मुझे याद नहीं है कि भारत ने कब मध्यस्थता की थी कुछ दो देशों के बीच। कभी मैम प्लीज, पीओडब्ल्यू की जो पॉलिसी थी, याद करिए 1950s का। आप तो खुद रहे हैं विदेश सेवा में, आपको मालूम होगा। अब देखिए जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के समय जो पीओडब्ल्यू के ऊपर जो पॉलिसी थी उसके ऊपर भारत का ठीक है। आप अपनी जानकारी सही करिए। वो यूनाइटेड नेशंस का मिशन था। प्लीज, इंडिया डिडंट गो इन अलोन टू डू मध्यस्थता। प्लीज मेम साहब, प्लीज मेम साहब, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुना है आपने? उन लोगों ने कहा था कि भारत वहां जाएगा, एंड वी फैसिलिटेटेड द एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स यूएन के कहने पर। हम लोग ऐसे नहीं गए थे मैम, हम मध्यस्थता नहीं करते हैं, क्योंकि जो मध्यस्थता करता है, अगर दोनों पक्ष, जैसे शहजाद पूनावाला साहब जानते हैं, अगर वो मध्यस्थ होने को तैयार नहीं है तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, जैसे जिहादिस्तान की अब हो रही है। वो तो खत्म हो गई बात कि हम मध्यस्थता। सो सर, मेरा मानना है हमने बहुत अच्छी तरह से रिलेशनशिप बनाए हैं इजराइल के साथ, हमने अच्छे रिलेशन बना के रखे हैं ईरान के साथ। अभी आलोचना करना कि ये है वो है, आई डोंट थिंक इट इज ट्रू। और मैं ये सच्चे दिल से कह रहा हूं सर, 52 साल में जो आज मैं भारत की कूटनीति देख रहा हूं सर, इट्स द बेस्ट वीव एवर हैड। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन द सेम पेज। बहुत से मेरे लोग हैं, मेरा अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सब कहते हैं मुझे, दे आर आस्किंग मिस्टर एम्बेसडर, ये आप लोगों ने कैसे कर दिया कि दोनों के साथ आपके इतने अच्छे संबंध हैं? अब क्या जवाब दूं? यही जवाब देता हूं, हम तो चाणक्य की संतान हैं। हम आपको बता देंगे डिप्लोमेसी क्या होती है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, मैं डॉक्टर ए.के. पाशा साहब को डिबेट में लाता हूं, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ गल्फ स्टडीज एंड प्रोग्राम्स, वेस्ट एशियन स्टडीज से। ए.के. पाशा साहब, अब समझौते की संभावना खत्म हो गई है। सवाल यह है कि अगर युद्ध लंबा चलता है या और उलझता है तो क्या स्थितियां बन सकती हैं? आप क्या देख पा रहे हैं अपने दूरदर्शी चश्मे से? जी धन्यवाद। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं कि ये बातचीत इसका नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि जो बातचीत जो रिपोर्टेड है अब्बास अराची और दूसरे लीडरों से, उन्होंने कहा कि मुश्तबा खामने इसको ब्लेसिंग दिए हैं नेगोशिएशंस को, और सिर्फ उन्हीं की इच्छा नहीं है, लेकिन चीन और रूस भी ईरान पर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बातचीत को करके देखिए, आप जो भी आपके डिमांड्स हैं उसको पेश करिए। बातचीत के जरिए पता चलता है कि किस हद तक वो जाने को तैयार हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं। तो ये बहुत जल्दबाजी होगी कि ईरान इंटरेस्टेड नहीं है या अमेरिका सीरियस नहीं है बोल के। हालांकि ईरान का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। पिछली बार भी बातचीत के दौरान उन्होंने हमला किया, इस बार भी फरवरी में उन्हें वही धोखा दिया। लेकिन ईरान बताना चाहता है कि वो अभी भी पीसफुल नेगोशिएशंस और डिप्लोमेसी को बढ़ावा देता है और हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। अब्बास अराची यहाँ तक कह दिए कि जो बात जिनीवा में हुई थी, हम जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात कर रहे थे, रूस को भी भेजने का और IAEA को भी वापस लाने का, जो शर्तें ओमान के एम्बेसडर फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी दुनिया को बताया कि एग्रीमेंट ऑलमोस्ट होने वाला था, तो वहां से शुरुआत होगी अगर अमेरिका तैयार है तो। क्योंकि अमेरिका का मेन शर्त है ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना है, तो उसके लिए वो मान लिए हैं। अब दूसरा ये कि एनरिच्ड यूरेनियम जो 400 किलोग्राम 60% जो एनरिचमेंट है, उसको भी ईरान से बाहर ले जाने के लिए तैयार हैं।
तो मेन मुद्दा वही है। लेकिन अमेरिका और इजराइल का रजीम चेंज का मुद्दे से जो है पूरी बात बिगड़ गई है। तो अब ईरान ने बता दिया कि वो क्या कर सकते हैं। इस वजह से अमेरिका बातचीत के लिए आमादा हुआ है। मेरे ख्याल से कुछ न कुछ एक किरण नजर आती है कि हो सकता है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि खाड़ी से जो है हम 40% गैस CNG वगैरह LPG कतार से ले रहे थे। अब वो बंद हो गया है क्योंकि वहाँ बमबारी ईरान ने किया है। तो 1-2 जहाज जो भेजे हैं वो सिर्फ चंद दिनों का LPG और CNG है, उससे ज्यादा चला नहीं सकते। और दूसरे देशों से भी भारत प्रयास कर रहा है, लेकिन डिमांड अचानक पूरी दुनिया में बढ़ गया है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत को जो कुछ भी करना है वो मेरे ख्याल से करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से जो ब्रिक्स में मीटिंग करना था उसमें कुछ दिल लगा के, जोर लगा के दूसरे मेंबरान को परसुएट करके शायद कुछ कर सकते थे। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि कंसेंसस बनाने में समय लगता है, क्योंकि ब्रिक्स जो 4 देशों का था वो बढ़ के कई देश हो गए हैं, जैसा UAE ईरान के खिलाफ है और दूसरे देश भी। भारत भी ये नहीं चाहता कि इजराइल और अमेरिका के साथ दोस्ती पे इसका बाधा पड़े। तो सबको मिल के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है भारत प्रयास कर रहा है। मेरे ख्याल से आगे चल के देखना होगा कि जंग तवील अरसे तक खींचेगी या दोनों आमादा होंगे, क्योंकि दोनों का भारी नुकसान हो रहा है जी। इजराइल का भी और इसमें पूरे दुनिया पे असर हो रहा है। तेल के, गैस के, आर्थिक स्थिति, स्टॉक मार्केट सभी परेशान है। सब 190 देशों से ज्यादा जी। ठीक है।